चैप्टर 37 योद्धाओं की भूमि की ओर। आर्यन के मन में अब एक ही धुन सवार थी, योद्धाओं की भूमि तक पहुंचना और वहां से प्राचीन चिन्ह हासिल करना। यह कोई साधारण भूमि नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा ही प्रवेश कर सकते थे। उसे अच्छी तरह पता था कि यह सफर उसकी असली परीक्षा है। अगर वह इस चुनौती में सफल हो जाता है तो उसके सपनों की ओर बढ़ने का मार्ग साफ हो जाएगा। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि यह राह आसान नहीं होगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने अपने भाई बहनों और सना को अलविदा कहा। जब उसने उन्हें देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सफर था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। क्या वह लौट पाएगा? क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा? मन में उठते ये सवाल उसे बेचैन कर रहे थे, परंतु उसके अंदर दृढ़ निश्चय भी था। मुझे यह रास्ता अकेले तय करना है, उसने मन में ठान लिया। स्वराज शहर को पार करने के कुछ ही देर बाद आर्यन एक विशाल और सुनसान रेगिस्तान में प्रवेश करता है, जहां चारों ओर बस रेत ही रेत फैली हुई है। रेत की लहरें धूप में चकाचौंध कर रही थीं, जैसे कोई सुनहरी चादर फैली हो। हर कदम पर उसे रेत की गर्मी का सामना करना पड़ा, जो उसके जूतों के नीचे जलन पैदा कर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सूरज की तपती किरणों ने उसे पसीने से सराबोर कर दिया। लाल रेगिस्तान, जो चारों ओर फैला हुआ था, जैसे किसी जीवित आग की भट्टी जैसा महसूस हो रहा था। यहां की रेत इतनी तप रही थी कि हर कदम उठाना मुश्किल था। गर्म हवाएं, धूल के बवंडर और सन्नाटा उसे आने वाली कठिनाइयों का संकेत दे रहे थे। तभी उसकी नजर दूर कुछ हलचल पर पड़ी। एक लड़की जो अपनी जान बचाने के लिए रेगिस्तान के बीच दौड़ रही थी। उसके पीछे कुछ खूंखार डाकू तलवारें लहराते हुए तेजी से भाग रहे थे। लाल रेगिस्तान का यह हिस्सा हमेशा से खतरनाक था। यहां के डाकू न केवल लूटपाट करते थे, बल्कि अपने शिकारों की जादुई शक्तियां भी छीन लेते थे। यह कहा जाता था कि उनके पास एक रहस्यमयी कला थी, जिसके जरिए वे किसी भी व्यक्ति की शक्तियां खींच सकते थे। और जब किसी की शक्ति छिन जाती तो वह तुरंत मर जाता। इस डरावनी हकीकत ने लाल रेगिस्तान को मृत्यु का पर्याय बना दिया था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कदम तेज किए और अपनी उड़ने वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हवा में तैरने लगा। वह जानता था कि अगर उसने तेजी नहीं दिखाई तो उस लड़की की जान नहीं बचेगी। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि लड़की की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं और उसके पैर अब लड़खड़ा रहे थे। डाकू उसे चारों ओर से घेरने वाले थे। आर्यन के भीतर का योद्धा जाग चुका था। उसे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी, यह एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और डाकुओं के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी उपस्थिति से डाकू कुछ पल के लिए चौंक गए, मगर उनकी लालची आंखें इस नए शिकार को देखकर और चमक उठीं। लगता है आज किस्मत हम पर मेहरबान है, एक डाकू ने क्रूर हंसी के साथ कहा। अब हमें दो दो शिकार मिलेंगे। आर्यन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें केवल लड़की की ओर थीं, जो भयभीत और थकी हुई खड़ी थी। उसने अपनी शक्तियों को महसूस किया और उसे केंद्रित कर अपनी शक्ति को जागृत किया। अचानक उसके शरीर से एक तेज ऊर्जा का प्रवाह निकला, जिसने आसपास की रेत को उठा दिया। हवा में हल्की गड़गड़ाहट होने लगी। यह एक क्षण था जब आर्यन ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां उसके अंदर की आग को जगा रही थीं। डाकू एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन जल्द ही उन्होंने तलवारें खींच लीं। आर्यन ने तेजी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली हमला किया, जिसकी वजह से आसपास की रेत इकट्ठा होकर बड़े रेत के भवंडर में बदल गई। रेत के भवंडर में डाकुओं के शरीर उछलकर दूर जा गिरे। उनका घमंड पल भर में धराशायी हो गया था। लड़ाई खत्म होने से पहले ही डाकू भाग खड़े हुए। आर्यन ने देखा कि वे कितने डर गए थे। उनकी आंखों में अब केवल भय था। वही लड़की ने हैरानी से आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब राहत थी, मगर वह यह समझ नहीं पा रही थी कि यह अजनबी कौन है जिसने उसकी जान बचाई। आर्यन ने उसकी ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और शांत स्वर में कहा, अब तुम सुरक्षित हो।
उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो लड़की के दिल को छू गई। मेरा नाम जिया है, लड़की ने थकी हुई आवाज में कहा। मुझे उन डाकुओं से बचाने के लिए शुक्रिया। जिया ने आर्यन को देखते हुए एक छोटी सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने एक रहस्यमयी लड़के को देखा हो। तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, उसने चिढ़ाते हुए कहा। आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ठीक हो? अभी तो मैं ठीक नहीं हूं, जिया ने शरारती अंदाज में कहा, लेकिन तुम्हारे साथ चलने का विचार मुझे ठीक कर सकता है। यह सुनकर आर्यन थोड़ा अचंभित हो गया। जिया की मुस्कान ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। जिया ने आर्यन की ओर एक नजर डाली और कहा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही सख्त बने रहते हो या कभी कभी थोड़ी मस्ती भी करते हो? आर्यन ने थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की। मैं एक योद्धा हूं, उसने कहा, मेरे लिए मस्ती महत्वपूर्ण नहीं है। ओह, ये तो बहुत बोरिंग है, जिया ने हंसते हुए कहा। कभी कभी तो तुम भी थोड़ी मस्ती कर सकते हो। वैसे तुम किस ओर जा रही हो? जिया ने अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। मैं योद्धाओं की भूमि की ओर जा रहा हूं, आर्यन ने गंभीरता से उत्तर दिया, अपनी आंखों में लक्ष्य की दृढ़ता दिखाते हुए। मुझे तुम्हारे साथ चलना है, जिया ने कहा। उसकी आवाज में एक उत्साह और संकल्प था। मैं भी योद्धाओं की भूमि तक पहुंचना चाहती हूं। उसकी बातों में एक अद्भुत ऊर्जा थी, जैसे वह इस यात्रा का हर पल जीने को तैयार हो। आर्यन ने जिया की बात सुनकर थोड़ा संकोच किया। क्या तुम्हें यकीन है? यह यात्रा आसान नहीं होगी, उसने चेताया। यह सच है, लेकिन हर कठिनाई के साथ एक नई कहानी जुड़ी होती है, जिया ने आत्मविश्वास से कहा। आर्यन ने उसके आत्मविश्वास को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम सच में तैयार हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन याद रखना, यह सफर तुम्हारी जान के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैं तैयार हूं, जिया ने कहा, उसकी आवाज में अडिगता थी। चलो, अब हम योद्धाओं की भूमि की ओर बढ़े। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर आगे बढ़ना शुरू किया।